हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री ज्ञान पर। और आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं बच्चों। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, थोड़ा सा ये लेंथी है, लेकिन हमें कोई क्लास बंक नहीं करनी है और कंटिन्यू पूरे कंसेप्ट इसके हमें क्लियर करने हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, थोड़े बहुत कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं, 4-5 क्वेश्चन उनको आ जाते हैं, उनको लगता है कि ये पूरा चैप्टर अब हमें आने लग गया। नहीं बच्चों, वो बच्चे फिर बाकी कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं कंपटीशन लेवल के अच्छे क्वेश्चन, उनमें फंस जाते हैं। तो बच्चों, आपको कोई क्लास मिस नहीं करनी, पूरे कंसेप्ट क्लियर करने हैं और धीरे धीरे जैसे मैं सिखा रहा हूँ वैसे सीखते जाना है। तो बच्चों, हम आज स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देखो बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम स्टडी करेंगे किसके रिलेशन के बीच में, इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल चेंज। ठीक है, केमिकल चेंज और इलेक्ट्रिसिटी के बीच में, इलेक्ट्रिक करंट के बीच में क्या रिलेशन है, इसके बारे में हमें स्टडी करनी है। देखो बच्चों, इस चैप्टर में हमारे पास 2 टाइप की एनर्जी रहेगी। एक तो रहेगी बच्चों केमिकल एनर्जी, और एक रहेगी बच्चों हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इस चैप्टर में हम इन दोनों एनर्जी के इंटर कन्वर्जन के बारे में स्टडी करेंगे। देखो बच्चों, वो सेल जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देते हैं वो कहलाते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। और वो सेल जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज कर देते हैं वो कहलाते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो बच्चों, इस चैप्टर में हमें मेनली इन 2 सेल के बारे में स्टडी करनी है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में हम स्टडी करें उसके पहले हम कुछ टर्म के बारे में जान लेते हैं। देखो बच्चों, आप लोग खुद जानते हो कि जो सब्सटेंस होते हैं वो कंडक्टिविटी के बेस पर 2 टाइप के होते हैं। कंडक्टिविटी के बेस पर, किसके बेस पर? ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी। ठीक है, एक तो होते हैं कंडक्टर और एक होते हैं बच्चों नॉन कंडक्टर। अब बच्चों, इनकी डेफिनेशन आप लोग जानते हो। कंडक्टर क्या होते हैं, पता है आपको? बता सकते हो आप लोग क्या होते हैं? देट अलाउ टू फ्लो इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम। जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने देते हैं वो तो क्या है? कंडक्टर। और नॉन कंडक्टर क्या होंगे? जो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो नहीं होने देंगे, दैट डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम। ठीक है बच्चों। अब बच्चों, कंडक्टर भी 2 टाइप के होते हैं। कंडक्टर भी कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। कौन कौन से होंगे? देखो बच्चों, एक तो होंगे हमारे पास में मेटेलिक कंडक्टर, ये मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ। और दूसरे होंगे हमारे पास में इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। अब मेटेलिक कंडक्टर क्या? मेटेलिक कंडक्टर वो होते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट को बाई इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। ठीक है, इसमें जो इलेक्ट्रिक करंट होगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो बाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जिनमें इलेक्ट्रॉन से फ्लो होता है,
इलेक्ट्रिक करंट वो तो क्या होते हैं, मेटेलिक कंडक्टर। और जो इलेक्ट्रिक करंट को बाई आयंस फ्लो करते हैं इन लिक्विड स्टेट या मोल्टन स्टेट या एक्वस स्टेट, ध्यान रखना सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रोलाइट्स कंडक्टिव ध्यान रखना सॉलिड स्टेट में आयंस इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो नहीं करते। आयंस तभी बनते हैं जब वो या तो मोल्टन स्टेट में हो या वो एक्वस स्टेट में हो। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो बाय आयंस इन एक्वस और मोल्टन स्टेट। ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर होते हैं, अब इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट से बने होते हैं। और बच्चों इलेक्ट्रोलाइट्स कितने टाइप के होते हैं, ये 2 टाइप के होते हैं। देखो इलेक्ट्रोलाइट्स भी 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और एक होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, थोड़ा सा मिटा रहा हूं मैं यहां से। अब बच्चों जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, बताया हुआ है। जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, ये क्या होते हैं, कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन। जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं वो कहलाते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, जैसे कि स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, ऑल सॉल्ट। एग्जाम्पल क्या होगा इसके, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड बोले तो H2SO4, HCl, HNO3, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, KOH, ऑल सॉल्ट, जितने भी सॉल्ट है एक्सेप्ट, ध्यान देना, एक्सेप्ट वीक एसिड, वीक बेस सॉल्ट। सारे सॉल्ट किस में आएंगे बच्चों, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में। लेकिन वीक एसिड और वीक बेस से बना हुआ सॉल्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं होता। जैसे एग्जांपल में बोलूं, अमोनियम एसीटेट। ठीक है बच्चों, तो ये देखो ये वीक एसिड और वीक बेस से बना हुआ है। वीक बेस कौन सा है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और वीक एसिड क्या है, एसिटिक एसिड। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में नहीं आते। वीक इलेक्ट्रोलाइट ये क्या बोल सकता हूँ, डू नॉट कंप्लीटली आयोनाइज्ड। एग्जाम्पल में क्या बोल सकता हूँ, वीक एसिड, वीक बेस या सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, वीक बेस। एग्जाम्पल ये आ जाएगा अमोनियम एसीटेट। ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर, समझ में आ गया सब कुछ? एक बार और समझ लीजिए आप लोग। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके आप मुझे बताइए क्या आपको समझ में नहीं आया, आ रहा है समझ में? ठीक है, तो बच्चों अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्या पढ़ेंगे हम, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। देखो बच्चों, सबसे पहले तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता क्या है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, द डिवाइस दैट चेंज इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। जो डिवाइस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को
केमिकल एनर्जी में चेंज करती है उसे कहते हैं हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता क्या है, देखो बच्चों समझेंगे हम। इसमें एक कंटेनर होता है, ये लो, इस कंटेनर में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, ठीक है। और आपको पता है जो 2 इलेक्ट्रोड होते हैं वो क्या कहलाते हैं, एक तो एनोड और एक कैथोड। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए आप ये ट्रिक याद रख सकते हैं। आलोक, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। आलोक का मतलब क्या हुआ, एनोड कहाँ होगा, लेफ्ट साइड में, उस पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो बताओ लेफ्ट साइड में कौन है, ये, तो इसको मैं क्या नाम दे देता हूँ यहाँ पर, एनोड, और इसका नाम कैथोड। अब बच्चों इसके अंदर हमें पता है क्या करता है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करता है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पास करने के लिए हम यहाँ पर बैटरी को जोड़ देते हैं। ये हमने यहाँ पर बैटरी को जोड़ दिया, ठीक है। हमें पता है एनोड क्या होता है, पॉजिटिव, और कैथोड क्या होता है, नेगेटिव। इसलिए मैंने इसको पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा है और इसको नेगेटिव टर्मिनल से, ठीक है। अब हम यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है ये, तो अब हम इसके अंदर यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट्स भर देते हैं। क्या भर दिया मैंने इसके अंदर, इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। तब इसका नाम क्या हुआ, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब इसके अंदर क्या होगा, जैसे ही हम यहाँ पर करंट फ्लो करवाएंगे, ठीक है। अब मुझे बताओ इलेक्ट्रिक करंट कहाँ से फ्लो होगी, पॉजिटिव चार्ज से। क्यों, क्योंकि नेगेटिव चार्ज से कौन फ्लो होता है या कौन रिलीज होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे यहाँ से और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा यहाँ से। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि दैट इलेक्ट्रोड, ठीक है, जहाँ से इलेक्ट्रिक करंट एंटर करता है उसको हम एनोड कहते हैं, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं उसको हम कैथोड कहते हैं। अब बच्चों जैसे ही हम इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाएंगे तो क्या होगा, करंट इसमें आएगा, और यहाँ पर जो भी कंपाउंड है, माना कि इसके अंदर मैंने क्या ले लिया, एक्वस NaCl ले लिया, मोल्टन ले लिया, मोल्टन NaCl। तो जैसे ही हम इसके अंदर करंट फ्लो करवाएंगे, जो इलेक्ट्रोलाइट है वो अपने आयनों में टूट जाएगा, ये टूट गया, आयोनाइज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जो पॉजिटिव चार्ज है वो तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर जाएगा, मतलब कैथोड की ओर जाएगा, और जो नेगेटिव चार्ज है, जो नेगेटिव आयन है, वह एनोड की ओर जाएगा। इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलाइसिस कहा जाता है, ठीक है बच्चों। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। समझ में आया इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। दोबारा समझाता हूँ मैं, एक कंटेनर है, उसमें 2 इलेक्ट्रोड लिए, एक एनोड एक कैथोड। एनोड को पॉजिटिव चार्ज से जोड़ दिया, कैथोड को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या भर दिया, इलेक्ट्रोलाइट्स भर दिया। जैसे ही मैंने इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाया तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स था ये अपने आयनों में आयोनाइज हो गया। उसके बाद जो पॉजिटिव आयन है वो तो कैथोड की ओर जाएगा, मूव करेगा, और जो नेगेटिव आयन है वह एनोड की ओर मूव करेगा। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस, और इस पूरे सेल को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। देखो बच्चों मैंने आपको पहले बताया हुआ है, एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। कौन होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और कैथोड पर रिडक्शन रिएक्शन होती है, रिडक्शन रिएक्शन। तो देखो बच्चों जो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये कहाँ जा रहा है, कैथोड पर, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। क्या करेगा, गेन। और जब इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो रिएक्शन कौन सी होगी, रिडक्शन। मैंने आपको ट्रिक बताई थी एक, क्या, लियोगर, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। जहाँ इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है वो तो ऑक्सीडेशन,
गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं वो रिडक्शन। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी, तो ये कैथोड पे जाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो यहाँ पर तो प्रोसेस होती है कौन सी बच्चों, रिडक्शन, और यहाँ पर प्रोसेस होती है बच्चों कौन सी, ऑक्सीडेशन। ठीक है, समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मानो एग्जांपल ले लेते हैं कि मेरे पास मोल्टन NaCl है। ठीक है, ये मोल्टन NaCl है। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, ये NaCl इलेक्ट्रिक करंट की वजह से अपने आयनों में डिसोसिएट हो जाएगा। हो गया। ठीक है, अब ये जो है, अब 8 एनोड क्या होगा बच्चों, पहले हम बात करते हैं एनोड की। एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो एनोड पर कौन जाएगा, देखो एनोड कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, तो एनोड पर कौन जाएगा, नेगेटिव, ये गया कौन, Cl-, और इसका वहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन। एनोड पर हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ये इलेक्ट्रॉन वहाँ पर रिलीज करेगा। तो बच्चों जब इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो क्या बनाएगा, Cl। Cl कभी अकेला तो रहता ही नहीं है, ये तो मॉलिक्यूल फॉर्म में होता है, तो क्या बनाएगा, Cl2 गैस। कितने एटम है, 2, तो मैं यहाँ इसको बैलेंस के लिए 2। तो बच्चों ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को, एक क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा, 2 से मैंने क्या कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन, और वहाँ पर कौन सी गैस बनेगी, Cl2। तो बच्चों एनोड पर अगर मैं बात करूँ प्रोडक्ट, तो एनोड पर तो मुझे क्या मिला, Cl2 गैस। अब मैं बात करता हूँ कि कैथोड पर मुझे कौन सा प्रोडक्ट प्राप्त हुआ। अब बात करता हूँ एट कैथोड। कैथोड पर क्या होता है बच्चों, रिडक्शन होता है। रिडक्शन का मतलब क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों कैथोड कौन सा टर्मिनल है, कौन सा चार्ज है इसके ऊपर, नेगेटिव, तो इस पर कौन सा आयन जाएगा, पॉजिटिव, यानी कि Na+। रिडक्शन का मतलब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो बताओ ये कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 1, क्योंकि कमी किसकी है, 1 की, और क्या बना लेगा, सोडियम। सोडियम क्या होता है, सॉलिड। तो मुझे कैथोड पर कौन सा प्रोडक्ट प्राप्त हुआ, सोडियम। ठीक है बच्चों, तो मैंने ये एग्जाम्पल से आपको समझा दिया कि कैसे आयंस का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है और हमें क्या प्रोडक्ट प्राप्त होता है। ठीक है, और भी एग्जाम्पल है, मैं आपको वो भी समझा देता हूँ। तो बच्चों अब हम लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे कि हमने ले लिया इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड विद प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। बच्चों इसका मतलब क्या हुआ कि उसके इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो इलेक्ट्रोड बने हुए हैं वो कौन से मेटल से बने हुए हैं, प्लेटिनम से। और प्लेटिनम होता है इनर्ट इलेक्ट्रोड, प्लेटिनम, ग्रेफाइट, मतलब ये रिएक्शन में भाग नहीं लेते। मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा या बता देता हूँ कि बच्चों इलेक्ट्रोड 2 टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं एक्टिव और एक होते हैं इनर्ट। एक्टिव वो होते हैं जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, और इनर्ट वो होते हैं जो पार्टिसिपेट नहीं करते। तो हम इसके बारे में आगे जानेंगे। फ़िलहाल तो हमें पता है कि ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अब देखो बच्चों, यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक्वस NaCl। ठीक है, जैसे ही हम इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाएंगे तो हमारे पास 4 टाइप के आयन ऑब्टेन होंगे। देखो 2 आयन तो यहाँ होंगे, एक तो Na+ और एक Cl-। और एक्वस मतलब कौन प्रेजेंट है, वाटर। तो वाटर भी क्या रिलीज करेगा, वहाँ पर वाटर भी आयोनाइज होगा और क्या बनाएगा, H+ OH-। ठीक है बच्चों, तो 8
कैथोड पर क्या होगा। देखो बच्चों, इसके पहले वाले एग्जाम्पल में हमारे पास एक ही आयन था, Na+, एक ही पॉजिटिव आयन था, तो यही कहाँ गया, कैथोड पर। लेकिन अब हमारे पास में कितने आयन से यहाँ पर पॉजिटिव, 2 आयन्स, तो इनके बीच में क्या होगा, कंपटीशन, कि कौन जाकर इलेक्ट्रोड पर रेड्यूस होगा। ये भी हो सकता है और ये भी। अब हमें सबसे इम्पोर्टेंट बात, अब हमें यहाँ पर ये पता लगाना है। तो बच्चों ध्यान देना कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है, देना, कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है वही वहाँ पर जाकर रेड्यूस होगा। ऐसे ही जब क्या होगा, ऑक्सीडेशन, तो क्या होगा, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा उसी का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। अब हमें ये पता करना है कि इन दोनों में से ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसका है। ठीक है, तो देखो बच्चों, जब सोडियम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो क्या बनाता है, सोडियम सॉलिड, और इसका जो SRP यानी कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो वैल्यू होती है वो होती है -2.71 वोल्ट। ठीक है, जबकि ये H+ किसका है, वाटर का। ध्यान देना, जब वाटर का H2O, ठीक है, ध्यान देना, अगर एसिड का H+ इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन गैस बनाता है तो उसकी SRP होती है 0 वोल्ट। लेकिन जब वाटर का H+, वाटर के अंदर प्रेजेंट H+ इलेक्ट्रॉन गेन करके H2 बनाता है तो उसकी SRP होती है -0.83 वोल्ट। देखो क्या बनाएगा, H2। ठीक है, तो हम यहाँ पर वाटर के 2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं। ठीक है, तो कौन अलग हो गया, OH-। बात समझ में आ रही है भाई, जब H2O का H+ इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या बच जाएगा, OH-। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास H कितने हो गए, 4, यहाँ पर कितने, 2, तो यहाँ पर ये लो, ये बैलेंस हो गई रिएक्शन। वाटर के 2 H+ ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके H2 गैस बना ली, और जो 2 OH- थे वो अलग हो गए। अब आप कहोगे सर आपने यहाँ 2 लगाया, क्या हम 1 भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। आप लोग ये 1 लिख लीजिए। तब उस कंडीशन में आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, H2 हाफ करना पड़ेगा, क्योंकि इसका H+ OH- तो बच जाएगा। भाई वाटर का H+ ही तो पॉजिटिव है, तो OH- तो क्या है, नेगेटिव, तो वही तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और गैस बनाएगा, और OH- बच जाएगा। चाहो तो आप इसको ऐसे लिख लो, लेकिन मैं यहाँ पर हाफ नहीं लिखता, इसलिए मैं इसको हमेशा ऐसे लिख देता हूँ। दोनों में कोई अंतर नहीं है। और इसकी SRP कितनी होती है, -0.83 वोल्ट। ठीक है बच्चों, तो बच्चों मुझे आप लोग ये बताओ किसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है। ये माइनस में है 2.7, ये है माइनस में 0.83, किसका ज़्यादा है, इसका। तो क्या Na+ का रिडक्शन होगा, नहीं होगा। Na+ इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स में ही रहेगा, इसका रिडक्शन नहीं हो पाएगा। किसका रिडक्शन होगा, वाटर के H+ का। तो हमें कैथोड पर कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, H2। कैथोड पर हमें कौन सा प्रोडक्ट मिला, H2 गैस। ठीक है, ये बात तो हो गई बच्चों कैथोड की। अब बात करते हैं हम एनोड की। बच्चों एनोड पर भी हमारे पास 2 आयन हैं, एक तो Cl- और एक OH-। Cl- क्या करेगा एनोड पर, ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। तो ये लो भाई, ठीक है, ये अकेला इस फॉर्म में नहीं होता, तो किस फॉर्म में होता है ये, Cl2। तो यहाँ पर 2 बैलेंस कर देता हूँ मैं इसको। अब मैंने आपको बताया एनोड पर वो जाएगा जिसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा। इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना होता है, -1.36 वोल्ट। अब हमारे पास एक और नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव आयन है, ये किसका है, वाटर का। वाटर का जो OH- है, जब इसका ऑक्सीडेशन होता है
तो ये बनाता है O2। ध्यान देना, जब वाटर का H+ रेड्यूस होता है तो H2 गैस, और वाटर का OH- ऑक्सीडाइज होता है तो O2। जब O2 बनाएगा तो क्या बचेगा इसका, H+ बचेगा। O2 मोलिक्यूल कितने O2 है, 2। बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये तो कितने H+ रिलीज होंगे, 4H+ और साथ में 4 इलेक्ट्रॉन, और इसका SOP कितना हो, -1.23 वोल्ट। अब बच्चों आप लोग मुझे बताओ कि एनोड पर अब कौन जाएगा, कौन सा आयन जाएगा जिसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा। तो बताओ इन दोनों में से किसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, इसका। तो एनोड पर कौन जाना चाहिए था, OH-, वाटर का OH-, क्या बनना चाहिए था, O2। लेकिन बच्चों ऐसा नहीं होता। ध्यान देना, सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये, कंसेप्ट यहीं से क्लियर होगा, ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, तो देखो बच्चों, ये एक्वस सॉल्यूशन है NaCl का, मतलब NaCl की कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है। कि जब NaCl की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है NaCl की, तो वाटर की कंसंट्रेशन क्या होगी, कम। तो उस कंडीशन में O2 बनाने के लिए हमें एक्स्ट्रा पोटेंशियल की रिक्वायरमेंट होती है। जब NaCl की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो O2 यानी कि OH- के ऑक्सीडेशन के लिए, O2 गैस को ऑब्टेन करने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, एक्स्ट्रा पोटेंशियल की, जिसे हम ओवर पोटेंशियल कहते हैं। और वो ओवर पोटेंशियल की वैल्यू होती है 0.25 लगभग। कितनी, मतलब इस पोटेंशियल में 1.23 में कितना जुड़ जाएगा, 0.25। ये क्या कहलाएगा, ओवर पोटेंशियल। तब जाके हमें O2 गैस प्राप्त होगी। तो थोड़ा सा हमें ओवर पोटेंशियल जोड़ना पड़ेगा। जैसे हम इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कितना हो गया बच्चों, -1.48 वोल्ट। अब बताओ किसका SOP ज़्यादा है, इसका। तो हमें एनोड पर कौन सी गैस मिलेगी, Cl2। तो एनोड पर हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, Cl2 गैस। आप लोग यहाँ कंसेप्ट क्लियर कीजिए, फिर मैं आपको बाद में एक छोटी सी ट्रिक बताऊँगा जिससे आप सारे ही प्रोडक्ट आसानी से याद कर लोगे, कौन सा प्राप्त होता है कौन सा नहीं होता। ठीक है, ये कंसेप्ट यहाँ समझना ज़रूरी है, एग्ज़ाम में आया है बहुत सी बार। ध्यान रहे, जब एक्वस NaCl है यानी कि ये डाइल्यूट नहीं है, ठीक है, जब ये कंसंट्रेटेड है तो इस कंडीशन में वाटर का OH- O2 गैस में कन्वर्ट होने के लिए एक्स्ट्रा पोटेंशियल की रिक्वायरमेंट होती है, जिसकी वैल्यू लगभग 0.25 होती है। ठीक है, मैंने इसमें जोड़ दिया इसको, तो कितना हो गया, -1.48। अब किसका SOP ज़्यादा है, क्लोरीन का, इसलिए क्लोरीन गैस बनेगी। अगर मान लो बच्चों क्वेश्चन में हमें एक्वस NaCl ना दे के ये दिया हुआ है वेरी डाइल्यूट एक्वस, इस कंडीशन में क्या होगा, कैथोड पर कोई चेंज नहीं होगा। अब बच्चों वेरी डाइल्यूट है, वेरी डाइल्यूट का मतलब क्या है, वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। अब इसकी कंसंट्रेशन क्या है, कम, और इसकी कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा। तो हमें वाटर से O2 गैस ऑब्टेन करने के लिए एक्स्ट्रा पोटेंशियल की रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब यहाँ पर ओवर पोटेंशियल नहीं लगेगा। इस कंडीशन में इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना होगा, -1.23 वोल्ट। तो बच्चों बताओ अब एनोड पर हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, क्या Cl2 मिलेगा या O2 मिलेगा, जी नहीं। अब हमें कौन सा मिलेगा, O2 बनेगा। अब वाटर के OH- का ऑक्सीडेशन होगा और वह O2 में कन्वर्ट होगा। बात समझ में आई या नहीं आई, जल्दी से कमेंट में लिख के बताओ ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, मैं दोबारा फिर समझा रहा हूँ। अगर कंसंट्रेटेड NaCl है, क्या उसने कंसंट्रेटेड नहीं लिखा, उसने केवल क्या लिखा, एक्वस NaCl, तब तो कैथोड पे तो कौन बनेगा, H2, और एनोड पे कौन बनेगा, Cl2। लेकिन अगर उसने क्या लिख दिया, वेरी डाइल्यूट, तो कैथोड पे H2 और एनोड पर O2। क्लियर, समझा दिया मैंने कैसे। अब आप लोग कहोगे कि सर क्या हमें इनके जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है
ये हमको क्या याद रखने पड़ेंगे क्या? जी नहीं, आपको इनको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको एक ट्रिक बताई हुई थी पहले भी। देखो क्या ट्रिक बताई हुई है मैंने, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ मैंने आपको लिखाई हुई है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। क्या लिखाई थी मैंने, याद करो, लेके बारात काना मजे से अलवर आया, मंजन करके फेंको कूड़ेदान में, कोयल की निगाहें सुंदर प्यार भरी है, क्यों आई आज ब्रिजबाला कली और फूल लेने। ये मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में लिखाई थी, याद आ रही है? अब बच्चों ये क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SRP, ठीक है। तो जैसे मान लो हमारे पास अभी कितने आयन्स थे, 2 आयन्स थे, Na+ और एक था H+। किसकी SRP ज़्यादा होगी ये हमें पता करना था। अब ये देखो H+ किसका था, वाटर का। तो देखो बच्चों H2O से जब H2 बनता है तो ये होता है -0.83, और हमें पता है जिंक, इस जिंक की होती है -0.76 वोल्ट। तो बच्चों बताओ सीरीज में कहाँ आएगा, यहाँ H2O से H2 बनने वाला यहाँ आएगा, माइनस का 0.83। बस इतना हमें याद रखना है कि H2O से जब H2 बनता है वो कहाँ आता है। और ये जो यहाँ पर जो H2 बना हुआ है ये H2O से नहीं बना हुआ, ये किससे बना हुआ है, H+ एसिड से। ये एसिड वाला H2 है और ये वाटर से बनने वाला H2 है। तो बताओ सोडियम में से और वाटर के H+ में से किसकी SRP ज़्यादा है। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ये रहा सोडियम, तो इसकी SRP कम है और वाटर की क्या है, ज़्यादा। तो बताओ किसका रिडक्शन होगा, इसका होगा। अगर मैं आपको 2 आयन दे दूं, एक तो दे दूं मैं आपको किसका, पोटेशियम का, और एक दे दूं वाटर के H+ का, किसका SRP ज़्यादा है, वाटर की, कौन बनेगा, H2। लेकिन मैं अब क्या दे दूं, वाटर दे दूं और साथ में कौन दे दूं, जिंक। जिंक तो ले लूँ इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में Zn+2 और वाटर, अब कौन बनेगा, जिंक बनेगा। क्लियर है, ठीक है। मैं आपको इसको एक छोटी सी सिंपल सी ट्रिक से भी समझाऊंगा आगे। देखो बच्चों, वो ट्रिक हम पढ़ें उसके पहले हम एक बात जान लेते हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोडक्ट क्या बनेगा। प्रोडक्ट यह डिपेंड करता है फॉलोइंग फैक्टर पर। आप लोग बताओ किस पर डिपेंड करता है ये। सबसे पहले तो ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर। ये तो कहा मैंने आपको कि जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा उसका रिडक्शन होगा, और जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा उसका ऑक्सीडेशन होगा। तो ये तो किस पर डिपेंड किया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर। दूसरा ये डिपेंड करता है ओवर पोटेंशियल पर। ओवर पोटेंशियल कहाँ पर हम अप्लाई करते हैं, वाटर के लिए, जब हम वाटर से O2 बनाते हैं। अगर वहाँ पर हमने जो भी इलेक्ट्रोलाइट लिया है उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो हम वहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, ओवर पोटेंशियल, यानी कि वाटर के जो SOP है -1.23, वहाँ पर हम 0.25 और ऐड कर देंगे। तीसरा ये डिपेंड करता है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड पर। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड कि इलेक्ट्रोड कौन सा है, एक्टिव है या इनर्ट है। इनर्ट है तो रिएक्शन में भाग नहीं लेगा, और अगर एक्टिव है तो रिएक्शन में भाग लेगा। चौथा ये डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ आयंस पर। तो बच्चों ये 4 फैक्टर्स पर ये डिपेंड करता है। अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड की। कितने टाइप के होते हैं बच्चों, ये 2 टाइप के। एक तो होते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड और एक होते हैं एक्टिव इलेक्ट्रोड।
बच्चों इनर्ट इलेक्ट्रोड केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेते। एग्जाम्पल है प्लेटिनम है, ग्रेफाइट है। ठीक है, सो जो प्रोडक्ट बनेंगे वो हमारे कंसेप्ट के आधार पर बनेंगे, लेकिन एक्टिव इलेक्ट्रोड जैसे कि सिल्वर है, Au है, कॉपर है, ये रिएक्शन में भाग लेते हैं। इसलिए क्या होगा, अगर वहाँ पर एक्टिव इलेक्ट्रोड लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोड कौन सा गिवन है, एक्टिव, उस कंडीशन में क्या होगा, जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारे कंसेप्ट के आधार पर नहीं बनेगा। इस कंडीशन में जो हमें इलेक्ट्रोड गिवन है उसी का तो होगा रिडक्शन और उसी का होगा ऑक्सीडेशन। समझाता हूँ, जैसे मान लो हमें दिया गया है एक्वस कॉपर सल्फेट विद कॉपर इलेक्ट्रोड, और हमसे क्या पूछा गया है, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोडक्ट। तो बच्चों हमें पहले ये पता कर लेना होगा कि जो इलेक्ट्रोड है वो एक्टिव है कि इनर्ट है। बताओ कौन सा इलेक्ट्रोड है, बताओ, लिखो कमेंट में। एक्टिव है। जब इलेक्ट्रोड एक्टिव है तो हमारा ये कोई भी कंसेप्ट काम का नहीं है, हमें सब भूल जाना है, तब बड़ा इजी काम हो जाएगा। जब इलेक्ट्रोड एक्टिव होगा तो कैथोड पर भी उसी इलेक्ट्रोड का क्या होगा, रिडक्शन, उसी का क्या होगा, रिडक्शन। वही 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और कॉपर बना लेगा, और एनोड पर भी क्या होगा, उसी का ऑक्सीडेशन, सेम का, वही कॉपर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा और वापस Cu+2 बना लेगा। तब हमें कोई कंसेप्ट देखने की ज़रूरत नहीं है। जब एक्टिव इलेक्ट्रोड होगा उसी का रिडक्शन होना है और उसी का ऑक्सीडेशन होना है। क्लियर बात है? ठीक है, अब बात करते हैं हम ट्रिक के बारे में। Trick to find out product after electrolysis। देखो बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं 8 कैथोड पर। अगर बच्चों आपको जो इलेक्ट्रोलाइट्स दिया गया है वह S ब्लॉक का है या P ब्लॉक का है, ठीक है, आपको जो इलेक्ट्रोलाइट्स दिया गया है उसमें जो केटाइन है, जैसे सोडियम था, सोडियम कौन से ब्लॉक का था, S ब्लॉक का। तो अगर वो आयन S ब्लॉक या P ब्लॉक का है तो उस कंडीशन पर तो कैथोड पर हमेशा H2 गैस बनेगी। क्यों? क्योंकि जो SRP होती है वह H2O से H2 की SRP ज़्यादा होती है, S ब्लॉक और P ब्लॉक से। बात समझ में आ रही है? अगर इलेक्ट्रोलाइट्स में जो केटाइन अगर S ब्लॉक या P ब्लॉक का है तो हमेशा कैथोड पर कौन बनेगी, H2 गैस। लिख दिया मैंने। क्यों लिखा, कारण भी बता दिया, क्योंकि H2O से H2 बनने की जो SRP होती है वो ज़्यादा। लेकिन अगर D ब्लॉक है तो इस कंडीशन में D ब्लॉक की SRP ज़्यादा होती है इससे, तो इस कंडीशन में कैथोड पर कौन बनेगा, D ब्लॉक का एलिमेंट्स बनेगा। जैसे कि मान लो कॉपर ले लिया, कॉपर सल्फेट है मेरे पास, एक्वस, तो मेरे पास कौन से 2 केटाइन हुए, एक तो H+ हुआ वाटर का और एक Cu+2 हुआ इलेक्ट्रोलाइट्स का। तो बताओ कौन से ब्लॉक का है ये, D ब्लॉक का। तो D ब्लॉक का है तो कौन बनेगा कैथोड पर, D ब्लॉक का कौन बनेगा कैथोड पर, कॉपर बनेगा। लेकिन अगर मेरे पास क्या होता, एक्वस KCl, ठीक है, अब ये तो एक्वस मतलब वाटर में H+ तो है और अब हमारे पास में क्या है, S ब्लॉक। तो जब S ब्लॉक या P ब्लॉक हो या एल्यूमिनियम क्लोराइड हो, इस कंडीशन में कौन बनेगा, H2 गैस बनेगी, क्योंकि इसकी SRP S ब्लॉक और P ब्लॉक से ज़्यादा होती है। बात ख़त्म हुई। सिंपल सी ट्रिक बता दी मैंने आपको, ठीक है। अब ट्रिक सीखते हैं किसके लिए, एनोड के लिए। ठीक बच्चों, अगर हमारे पास में हैलाइड आयन से, हैलाइड आयन मतलब Cl-, Br-, I-,
ध्यान रखना, एक्सेप्ट F माइनस। तो इस कंडीशन में तो क्या होगा, हमेशा जो H2O से O2 बनने के, अब मैंने कहा था एनोड पर उसका ऑक्सीडेशन होता है जिसका SOP ज़्यादा होता है, तो इन तीनों का Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, इनका SOP O2 बनने की टेंडेंसी से ज़्यादा होता है। तो इस कंडीशन में एनोड पर हमेशा कौन बनेगा, हेलाइड बनेगा, X2 बनेगा। अगर क्लोराइड है साथ में Cl2 बनेगा, सभी यहाँ था, जैसे कि AlCl3 था एक्वस। अब हमारे पास दो आयन हो गए नेगेटिव, एक तो OH माइनस वाटर का और Cl माइनस, तो कौन बनेगा, Cl माइनस बनेगा, X2 बनेगा। लेकिन अगर, क्योंकि इसकी SOP ज़्यादा होती है, लेकिन अगर बल्कि एनाइन है, बल्कि एनाइन मतलब बल्कि एनाइन है, बल्कि एनाइन बोले तो सल्फेट है, ठीक है, OH माइनस है, बल्कि मतलब जिसमें दो टाइप के डिफरेंट एटम्स जुड़े हो, या कार्बोनेट है या नाइट्रेट है, इस कंडीशन में बल्कि एनाइन से ज़्यादा SOP होती है वाटर से O2 बनने की। इस कंडीशन में एनोड पर हमेशा O2 बनेगा। तो बच्चों ये मैंने बता दी ट्रिक, आप चाहो तो इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी इच्छा पड़े वो ले लीजिए और मुझे बताइए कमेंट में क्या ये समझ में आई ट्रिक। नहीं आई तो दोबारा समझ लीजिए। अब मैं आपको इसके एग्जाम्पल करवा रहा हूँ, आप साथ के साथ उनके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए। देखिए मेरे पास है एक्वस कॉपर सल्फेट विद प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, ठीक है। अब आपको मुझे केवल क्या बताना है कि कैथोड पर तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा और एनोड पर कौन सा बनेगा। देखो बच्चों, सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि इलेक्ट्रोड कौन सा है। कौन सा इलेक्ट्रोड है, प्लेटिनम यानी कि इनर्ट। तब हमारे सारे कंसेप्ट यहाँ काम करेंगे। अगर यहाँ पर एक्टिव इलेक्ट्रोड होता तो हमें कोई भी कंसेप्ट याद रखने की ज़रूरत नहीं थी, तब उसी इलेक्ट्रोड का क्या होता, रिडक्शन, और उसी का क्या होता, ऑक्सीडेशन। तो बच्चों प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है। अब बच्चों बताओ, एक्वस कॉपर सल्फेट है, एक्वस मतलब वाटर, यानी कि हमारे पास H प्लस OH माइनस, चार टाइप के आयन है, H प्लस OH माइनस Cu+2 SO4 माइनस 2। अब बच्चों ट्रिक पे आना, बताओ जो केटाइन है ये कौन से ब्लॉक का है, S ब्लॉक, P ब्लॉक या D ब्लॉक। D ब्लॉक का है, और मैंने कहा था जब D ब्लॉक का होता है तो वही उसी का क्या होता है, रिडक्शन। तो सीधा आंसर हो गया हमारा कॉपर। कौन बनेगा, कॉपर बनेगा। तो ये हो गया ख़त्म। अब आते हैं एनोड पर। एनोड पर हमारे पास दो टाइप के एनाइन है, एक तो वाटर का OH माइनस और एक SO4 माइनस 2, बल्कि एनाइन है। ये कौन सा एनाइन है, बल्कि मतलब दो से ज़्यादा डिफरेंट टाइप के एटम है। तो मैंने आपको बताया जब बल्कि एनाइन हो तो क्या बनेगा, वाटर से O2। सिंपल, समझ में आई बात। दूसरा एग्जाम्पल, एक्वस ही है कॉपर सल्फेट, बट इस बार इलेक्ट्रोड कौन सा है, कॉपर इलेक्ट्रोड है। कौन सा इलेक्ट्रोड है बच्चों, कॉपर। तो बच्चों बताओ कैथोड पे कौन बनेगा और एनोड पे कौन बनेगा। बच्चों मैंने कहा जब एक्टिव इलेक्ट्रोड हो हमें कुछ भी कंसेप्ट याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा, एक्टिव का ही तो क्या होगा, रिडक्शन। तो रिडक्शन मतलब वही बनेगा और उसी का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन मतलब वही डिस हो जाएगा। ये बात समझ रहे हो ना। देखो रिडक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो Cu, और ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो वापस Cu+2। तब हमें कोई भी कंसेप्ट याद रखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम और देखते हैं। देखो एक्वस यहाँ पर है एल्यूमिनियम क्लोराइड विद
प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। कौन है? एक्वस एल्यूमिनियम क्लोराइड। बताओ कौन से ब्लॉक का है ये? पी ब्लॉक का। और जब पी ब्लॉक का है तो कौन बनेगा वाटर से? H2। क्या है ये? हैलाइड। और जब मैंने कहा था जब हैलाइड हो तो कौन बनेगा एनोड पर? हैलाइड बनेगी। बात क्लियर हो गई? ट्रिक से समझ में आ रहा है कुछ भी? ठीक है। फोर्थ एग्जाम्पल, जैसे कि एक्वस H2SO4 है हमारे पास विद ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड। ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो बच्चों एक्वस H2SO4 है हमारे पास में, तो बताओ कौन बनेगा? हमारे पास इस बार 3 तो आयन है, एक तो H+ है, वाटर से भी H+, और इससे भी क्या बनेगा? H+, और एक है हमारे पास सल्फेट और एक है हमारे पास OH-। तो कैथोड पे तो क्या बनेगी? H2। अब एनोड पे कौन बनेगा? ये बल्कि है, तो जब बल्कि होता है तो वो तो बनता ही नहीं है, तो कौन बनता है? वाटर का OH- क्या बनाएगा? O2। क्लियर? तो बच्चों आपको सारे एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। नोट्स में और भी एग्जाम्पल है जो आपको वहाँ पर समझने, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर कल हम मिलेंगे लाइव क्लास में।